हेलो फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्राइडे का दिन जो रहा इन्वेस्टर्स के लिए बड़ा हौच पौच वाला रहा, यानी कि मार्केट जो रहा एक सीमित दायरे में कारोबार करता हुआ नजर आया। पर हुआ क्या, यूएस का जो जीडीपी डेटा आया था उनका बहुत ख़राब आया। इसकी वजह से जो थर्सडे की नाइट थी यूएस के अंदर, चाहे वो नेस्डेक हो चाहे वो डाउ जोन्स हो, बहुत ज़्यादा पिटाई हो गई। पर हमारा मार्केट ऑलमोस्ट स्टेबल रहा, एक सीमित दायरे में कारोबार किया। अभी जब शुक्रवार के दिन यूएस का मार्केट चल रहा है, बम्पर तेजी देखने को मिल रही है। नेस्डेक करीब करीब 2% ऊपर है, डाउ जोन्स भी बिल्कुल बहुत ऊपर है। अब आपको यहाँ से ये देखना चाहिए कि हमारा जब मार्केट अब मंडे को खुलेगा तो यूएस से भी सपोर्ट आएगा, यानी कि एफआईआईज़ का भी सपोर्ट मिलेगा। और हम एज अ इंडियन, हमारे अंदर जो इंटरनल एटमॉस्फियर है, बहुत ही ज़्यादा शेयर मार्केट से रिलेटेड पॉजिटिव एनवायरनमेंट है। तो डेफिनेटली अब आपको जो मई सीरीज़ है, यानी कि जो मई का महीना, यहाँ भी आपको पॉजिटिवनेस देखने को मिल सकती है। अब आपके पास जो भी स्मॉल कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, हाइब्रिड, यानी कि सबसे ज़्यादा लोग जिन म्यूचुअल फंड्स के अंदर आपको डराते हैं या पैनिक करके रखते हैं, वो होते हैं स्मॉल कैप और मिड कैप। सबसे ज़्यादा तेज़ी आपको यहीं से देखने को मिल सकती है। अब जिन लोगों ने रैली को मिस कर दिया है वो क्या करें? सिंपल सी बात है मेरे भाई, मई के महीने में मार्केट अगर ऊपर भी जाएगा तो फ्लैट ऊपर नहीं जाएगा, आपको ये 2-4 दिन का बड़ा क्रैश देखने को जरूर मिलेगा। वहाँ पर आप लमसम करने के लिए चेष्टा करना, और जैसे ही मई का महीना आएगा आपकी एसआईपी कंटिन्यूअसली चलनी चाहिए और एसआईपी का टाइमली पेमेंट कर देना। ऐसे ही कुछ सीरीज़ में आज मैं आपके सामने बात करूंगा कि देखिए, अगर सेम गवर्नमेंट वापस से रिपीट करती है तो किन किन म्यूचुअल फंड्स पर आपकी नज़र होनी चाहिए। जैसे पीएसयू सेक्टर एक ऐसा सेक्टर रहा जो सदियों से, दशकों तक पीएसयू सेक्टर को कोई पूछता नहीं था, ठीक है। उसके बाद पीएसयू सेक्टर के अंदर बम्पर तेजी देखने को मिली 2022 और 23 के अंदर। 24 में भी पीएसयू सेक्टर ऑलमोस्ट एक सेम गवर्नमेंट आने का, रिपीट का इंतजार कर रहा है मार्केट। जैसे ही आता है तो पीएसयू सेक्टर हो, रेलवे स्टॉक्स हो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, कमोडिटी सेक्टर हो, और साथ ही साथ मैन्युफैक्चरिंग, इन सब के अंदर आपको, डिफेंस भी हो गया, इन सब के अंदर आपको बम्पर तेजी देखने को मिलेगी। तो ऐसे ही कुछ बेहतरीन से म्यूचुअल फंड की बात करूंगा। अब अगर मैं आपके सामने पीएसयू कैटेगरी के म्यूचुअल फंड की बात करूं जिसमें सबसे बेहतरीन रिटर्न बना के दिया, जिसने अपने फंड को बहुत बेहतरीन तरीके से मैनेज करके रखा हुआ है, वो है आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू इक्विटी फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। जी हाँ, आदित्य बिरला का पीएसयू फंड डायरेक्ट प्लान। मेरे मित्र, चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बहुत मोटिवेशन मिलता है। 3403 करोड़ का इसका असेट साइज है, 0.62% का एक्सपेंस रेशियो है, 0.92% का ये कैश होल्ड करके चल रहे हैं। एसएनपी बीएसई पीएसयू टोटल रिटर्न इंडेक्स को ही बेंचमार्क की तरह फॉलो करते हैं। 30 दिन के अंदर यहाँ पर एग्जिट लोड है, ये अच्छी चीज़ है। यानी कि अगर इन्वेस्टर्स का मूड नहीं किया या मूड खराब हो गया या उसे पैसे की जल्दी जरूरत पड़ गई तो एटलीस्ट 1 महीना टाइम दे करके अगर वो एग्जिट होगा, उस केस में एग्जिट लोड नहीं आएगा। 3 साल में इस म्यूचुअल फंड ने पैसे को 200% का रिटर्न 3 साल में बना के दिया है, और वहीं 3 महीने में देखो तो 16% का ताबड़तोड़ तरीके से रिटर्न इन्होंने बना के दिया है। पीएसयू पर आपकी नज़र क्यों होनी चाहिए? सिंपल सी बात है, चाहे फिर वो रेलवे स्टॉक्स हो, ऑलमोस्ट हर क्षेत्र में पीएसयू काम करता है। रेलवे स्टॉक्स पर आपकी नज़र होनी चाहिए, यानी कि रेलवे शेयर्स पर आपकी नज़र होनी, चाहे वो इरकॉन हो, आरवीएनएल हो, आईआरएफसी हो। एनर्जी सेक्टर से रिलेटेड आपकी नज़र होनी चाहिए, चाहे वो भेल हो, ओएनजीसी हो, एनटीपीसी हो, कोल हो, एनएलसी इंडिया हो। फिर चाहे इसके साथ आपका इरकॉन इंटरनेशनल, जो ये रेलवे वगैरह के सेक्टर है, इरेडा शेयर है, एनर्जी सेक्टर से रिलेटेड, इन पर आपकी नज़र होनी चाहिए। ऑल्टरनेट पीएसयू के सेक्टर से रिलेटेड कौन कौन से हो सकते हैं? तो उनमें है एसबीआई पीएसयू डायरेक्ट प्लान ग्रोथ को भी आप देख सकते हो, इन्वेस्को इंडिया पीएसयू इक्विटी फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ को भी आप देख सकते हो, और आदित्य बिरला आईडीसीडब्ल्यू वाले प्लान। बहुत सारे लोग क्या करेंगे, चलिए डिविडेंड प्लान लेते हैं, ये आईडीसीडब्ल्यू लिखा है ना, ये आपको प्लान नहीं लेना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। आपको ग्रोथ प्लान को सेलेक्ट करना चाहिए। ग्रोथ प्लान ये प्लान होते हैं जिसकी मैं चर्चा करके यहाँ पर चल रहा हूँ। आईडीसीडब्ल्यू वाले प्लान में डिविडेंड एक्चुअली में आपको मिलता है। तो अब लोग कहेंगे यार ये तो अच्छी बात है कि म्यूचुअल फंड भी है, डिविडेंड भी मिल रहा है आपको, यानी कि जिस तरीके से बैंक में आपको इंटरेस्ट मिलता है वैसे ही म्यूचुअल फंड के अंदर आपको डिविडेंड मिलता है, ठीक है। क्योंकि अल्टीमेटली म्यूचुअल फंड का पैसा शेयर मार्केट में लगा होता है और जो शेयर्स होते हैं वो डिविडेंड देते हैं। तो वहाँ पर आपको क्यों नहीं लेना चाहिए? क्योंकि डिविडेंड एक बार अगर आपके बैंक में आ गया तो पहली बात तो वो कंपाउंड नहीं हो पाया, म्यूचुअल फंड के अंदर नहीं आया। अगर आपने वो पैसा म्यूचुअल फंड के अंदर लेके आ रहे हो तो ऑलमोस्ट जो भी आपको डिविडेंड मिलता है 16, 17, 18 रुपये, उससे होता क्या है, या तो वो बैंक में ही पड़ा रह जाता है या फिर वो यूज़ हो जाता है। तो इसलिए कोशिश करें कि डायरेक्ट प्लान के अंदर इन्वेस्ट करें। और आप ये ना सोचें कि डायरेक्ट प्लान में आपको डिविडेंड नहीं मिलता है, यहाँ पर भी आपको डिविडेंड मिलता है, पर यहाँ पर क्या होता है, जो कंपनी को डिविडेंड मिलता है कंपनी वापस से री इन्वेस्ट कर देती है। इसीलिए डायरेक्ट प्लान का जो रेट ऑफ रिटर्न है वो हमेशा ज़्यादा होता है आपका आईडीसीडब्ल्यू वाले प्लान से या रेगुलर प्लान से। जनरली आपने मेरे वीडियोस के अंदर देखा होगा कि मैं मना करता हूं कि भाई थीम बेस्ड कैटेगरी से आपको दूर रहना चाहिए।
पर बहुत सारे लोगों को थीम बेस्ड कैटेगरी के अंदर रिटर्न मिला है। एक साल में ऑलमोस्ट 100% का रिटर्न मिला है, जो शेयर्स के अंदर एक तरीके से नामुमकिन सा फील होता है, क्योंकि शेयर कितने 7,500, उसमें आपको एक निकालना है, पता लगा वही डूब गया। ठीक, पर होता क्या, मैं अवॉइड क्यों करता हूँ, क्योंकि जब भी किसी इन्वेस्टर का लॉन्ग टर्म का नजरिया होता है, 10-15 साल का होता है, तो वहाँ पर थीम बेस्ड कैटेगरी के जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो पिटते हुए नजर आते हैं। वही जो कैटेगरी बेस्ड म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो बेहतरीन रिटर्न देते हैं, क्योंकि जो कैटेगरी बेस्ड म्यूचुअल फंड होते हैं वो हर सेक्टर पे पैसा लगाते हैं। कि सपोज दैट आज मैन्युफैक्चरिंग चल रहा है तो हो सकता है नेक्स्ट ईयर डिफेंस चले, नेक्स्ट ईयर डिफेंस चल रहा है, हो सकता है उसके अगले साल टेक्सटाइल सेक्टर चले। ठीक है, तो इस तरीके से बात करेंगे एचडीएफसी डिफेंस फंड की। बहुत ही बेहतरीन एएमसी है। अभी एचडीएफसी का मैन्युफैक्चरिंग फंड भी आ रहा है। ऑल इन ऑल बात करेंगे तो भारत देश की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अगर आप पैसा डालना चाहते हैं, आपको ये देखना पड़ेगा कि भारत का मैन्युफैक्चरिंग आने वाले समय में कितना और ज़्यादा एक्सटेंड हो सकता है। अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता है, पर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर होता क्या है, वहाँ पर मार्जिन्स कम मिलते हैं, तो जिसकी वजह से रिटर्न कई बार जो शेयर वाली कंपनियाँ होती हैं वो कम रिटर्न देती हैं। तो इसकी वजह से आप लगाने के तो एनएफओ लगा सकते हो एचडीएफसी मैन्युफैक्चरिंग फंड का। उससे होता क्या है, वहाँ पर कुछ पॉजिटिव भी है, कुछ नेगेटिव भी है। नेगेटिव ये है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अगर ना चल पाए तो आपका म्यूचुअल फंड रिटर्न नहीं देगा। पॉजिटिव ये है मेरे भाई कि चूंकि नया फंड है, एनएफओ है, तो जो फंड मैनेजर होता है वो इन्वेस्टर्स को ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न देने की कोशिश करता है। ठीक है, साथ ही साथ एक्सपेंस रेशियो को कम रखता है। वो ये कोशिश करता है कि रिटर्न आपको जितना ज़्यादा देंगे उतना अच्छा है, क्योंकि उससे इन्वेस्टर्स ज़्यादा से ज़्यादा ऑनबोर्ड होगा। तो इसी वजह से कई बार आपने देखा होगा कि एनएफओ जो आते हैं वो शॉर्ट टर्म में बहुत अच्छा रिटर्न देते हैं। पर कोई पीएसयू सेक्टर अगर आपको, या कोई डिफेंस सेक्टर या कोई थीम बेस्ड कैटेगरी का म्यूचुअल फंड आपको शॉर्ट टर्म में बहुत अच्छा रिटर्न दे दे, तब डेफिनेटली आपको उस केस में क्या करना चाहिए, अपने प्रॉफिट की बुकिंग करनी चाहिए। इस समय क्या करना चाहिए, इस समय क्या प्रॉफिट को बुक करना चाहिए मेरे भाई, अगर सेम गवर्नमेंट वापस से रिपीट करती है तो आप ये मान के चलना, आपको किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर, किसी भी शेयर के अंदर प्रॉफिट एटलीस्ट बुक नहीं करना चाहिए। बल्कि अगर आपको शेयर मार्केट गिरता हुआ देखने को मिले, या शेयर मार्केट के अंदर गिरावट आपको देखने को मिले, वहां पर आपको पैसे डालना चाहिए रादर देन कि निकालना चाहिए। ये आप हिस्ट्री मेंटेन करके चलना। 2248 करोड़ का असेट साइज है, 0.81% का बहुत छोटा सा एक्सपेंस रेशियो। थीम बेस्ड कैटेगरी के लिए इतना एक्सपेंस रेशियो सफिशिएंट है, क्योंकि अदर थीम बेस्ड कैटेगरी के बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं। वहीं अगर मैं रिटर्न की बात करूं तो मेरे भाई आप ये रिटर्न देख लो जरा, इसका क्या ताबड़तोड़ तरीके से 91% का रिटर्न इस म्यूचुअल फंड ने बना के दिया है। और ये जो म्यूचुअल फंड आया है वही 1 जून 2023 के आसपास आया था। इसका एनईवी 10 रुपये था उस समय, और अभी इसका एनईवी देखो 19 रुपये चल रहा है। बहुत ताबड़तोड़ तरीके से रिटर्न बना के दिया है। वहीं कुछ थीम बेस्ड कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स और भी हैं, जैसे क्वांट कमोडिटीज़ फंड हो गया, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का निफ्टी ऑटो इंडेक्स हो गया, इसके साथ साथ एक्सिस इंडिया मैन्युफैक्चरिंग फंड हो गया। तो ये सारे फंड और भी हैं। पर अगर आपके पास, अब लोगों को डाउट आएगा कि यार मेरे पास तो कैटेगरी बेस्ड म्यूचुअल फंड है, लाइक स्मॉल कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, हाइब्रिड और मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, रिटायरमेंट फंड, उन्हें क्या करना चाहिए? सिंपल सी बात है, आप बहुत अच्छी डायरेक्शन में हैं। जो थीम बेस्ड कैटेगरी वाले लोग हैं, इनको शॉर्ट टर्म के लिए रुकना पड़ेगा। गवर्नमेंट रिपीट कर रही तब तो किसी भी इंसान के लिए कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में जो कैटेगरी वाला म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टेड होगा वो बहुत अच्छा रिटर्न निकाल के ले जा पाएगा। क्योंकि आने वाले समय में ऐसी बात तो है नहीं कि गवर्नमेंट बस चलती रहेगी। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के अंदर भी बदलाव आएगा। ठीक है, इसके साथ साथ जो आउटसाइडर, जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट आता है, वहाँ पर भी इम्पैक्ट आता है। तो कई बार जिसकी वजह से थीम पिट जाती है। अभी जैसे बात करें तो जो टेक्सटाइल सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा पिट रहा है। टेक्सटाइल भी पिटाई हुई, केमिकल सेक्टर की भी पिटाई होते हुए देखने को मिल रही है। उचक नहीं रहे 1-2 साल से, चाहे वो आप एमी ऑर्गेनिक्स देख लो, इसके साथ साथ आप कैमकॉन स्पेशलिटी केमिकल्स, ये कुछ दिग्गज शेयर्स थे कभी किसी ज़माने में। भाई 120 रुपये का शेयर लेके आए, 700 के आसपास लिस्ट हुआ, 600% का रिटर्न सोचो आईपीओ के अंदर ही दे दिया, और उसके बाद वापस से वो 200 आ गया। तो केमिकल सेक्टर की पिटाई हो रही है। ट्राइडेंट लिमिटेड को देख लो, वर्धमान टेक्सटाइल को देख लो, ये सारे शेयर्स बात करें टेक्सटाइल सेक्टर में पिट रहे हैं। तो होता क्या है, आने वाले समय में गवर्नमेंट फिर से पीएलआई स्कीम को लेकर के आएगी, फिर इन सेक्टर के अंदर थोड़ा सा बूस्ट मिलेगा, उसके बाद भागेगा। तो पर्टिकुलर इस केस में अगर कोई बंदा जो टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर अगर इन्वेस्ट कर देगा तो फ़ायदा क्या हुआ इस चीज़ से? क्योंकि अगर उसको 1 साल में 100% का रिटर्न मिल गया, 2 साल तक वो ठंडा पड़ा रहा सेक्टर, तो 2 साल में वो रिटर्न एक तरीके से वही हो गया आपका 20-25-30% के आसपास का कंपाउंड। स्मॉल कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, हाइब्रिड, यहाँ पर अगर मैं स्मॉल कैप और मिड कैप की बात करूँ तो पर्टिकुलरली स्मॉल कैप को देख लो तो 20% के आसपास का करंट में इतना रिटर्न आ रहा है स्मॉल कैप से। ठीक है मेरे भाई, बहुत अच्छे से अपने पैसे को मैनेज कीजिए। अगर मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है तो बिल्कुल उससे ना डरें। शॉर्ट टर्म के लिए यही गिरावट आ रही है। इंडिया का मार्केट, इंडिया का एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है।
हम अमेरिका से बहुत आगे, अमेरिका छोड़ दो भाई, अमेरिका तो अब कहीं नहीं रहा, हम पूरी दुनिया से बहुत आगे हैं। हमारे अंदर का जो माहौल है भारत देश के अंदर का, वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। इन्वेस्टर जो है बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है इस समय कि भाई वो किसी भी मौके को छोड़ नहीं रहा है। आप ये देख रहे होंगे जितना भी मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिलती है, वैसे ही मार्केट पॉजिटिव तुरंत करेक्ट हो जाता है। यानी कि जैसे ही मार्केट गिरता है तुरंत इन्वेस्टर जो होता है पैसे डालने के लिए तैयार हो जाता है। पर एक चीज़ आप याद रखना, आपको पूरा घर बार बेच के पैसा नहीं डाल देना है। थोड़ा सा ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट पे भी आपको फोकस करके चलना चाहिए। छोटी क्वांटिटी में फिक्स डिपॉजिट्स भी होने चाहिए। एलआईसी की पॉलिसी करवा सकते हैं तो वो भी होना चाहिए। मेडिक्लेम पॉलिसी भी आपकी होनी चाहिए। पोस्ट ऑफिस या पीपीएफ आपका चल रहा है, वहाँ पर भी पैसा लगा होना चाहिए। ठीक है, म्यूचुअल फंड्स के अंदर तो आप पैसे डाले ही डालें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से अपने पोर्टफोलियो को बहुत अच्छे से मैनेज कीजिए। चलिए यहीं से वीडियो को विराम देंगे, कल फिर आपके साथ मिलेंगे सेम टाइम सेम चैनल, बट कुछ नए म्यूचुअल फंड्स के साथ। आप अपनी क्या राय रखते हैं, जो हमारा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट चल रहा है या जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट चल रहा है, ये नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।